आइए दोस्त देखते हैं अनुच्छेद का भाग 2। जैसे कि दोस्त आप जानते हैं कि हम जो टीजीटी पीजीटी यूपी लेखपाल और जो आपका यूपी पुलिस है या ऑल इंडिया एग्जाम में जो संविधान से जो अनुच्छेद वाले सवाल होते हैं उसको देख रहे हैं, और उस सीरीज में चलते हुए आपका भाग कौन सा है, दूसरा है। इसमें भी मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे। जैसे पहला भाग को हम लोग देखा था, समझा था, उसी तरह आपका ये दूसरा भाग है, इसको भी देखेंगे और क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। पहला सवाल इसमें दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है। क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है। दिया है अनुच्छेद 48 है, कि अनुच्छेद 49 है, कि अनुच्छेद 50 है, कि अनुच्छेद 51 है। तो इस ऑप्शन के थ्रू आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब अनुच्छेद 51 आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे भी आप जानते हैं कि अनुच्छेद जो 48 है, इसके थ्रू कृषि और पशुपालन का संगठन है। जो पूछेगा अनुच्छेद 48 के तहत क्या होता है, कृषि और पशुपालन का संगठन होता है। और अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, जैसे जो हमारे स्मारक है उसको संरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद जो आपका 50 है, इसके तहत कार्यपालिका और जो न्यायपालिका होती है पृथक्करण से संबंधित है। मतलब आपका 49 भी समझ गए, 50 भी समझ गए, और आपका 51 अब तो जान ही रहे हैं कि शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की क्या है, शक्ति है। इसीलिए इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आइए सवाल दूसरा देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। आपका अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित रखता है। आपका अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद आपका क्या है 53 है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब अनुच्छेद आपका 51 है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से क्या करता है, संबंध रखता है। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब अनुच्छेद 51 सही है। आइए दोस्त अगला सवाल देखते हैं और समझते हैं। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारतीय संविधान में निर्दिष्ट भाग 4 के अंतर्गत पंच निर्णय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान को प्रोत्साहन करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का क्या करता है, समाधान का प्रावधान करता है। ये ऑप्शन आपका पूछ रहा कौन सा है। देखिए इसमें आपका ऑप्शन इस तो अब अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद इसका भी ऑप्शन आपका डी हो जाए, अनुच्छेद 51। इसमें देखिए अनुच्छेद 51 से कितने तरह का क्वेश्चन क्या किया है, घुमा के आपसे एक ही क्वेश्चन को पूछा है। इसीलिए इसका भी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 51, मतलब डी हो जाएगा। आप जैसे कि जानते हैं कि अनुच्छेद 49 से क्या होता है, राष्ट्रीय जो हमारे स्मारक होते हैं उसको क्या करना, संरक्षण देने का कार्य होता है। और आप जानते हैं अनुच्छेद जो 48 से क्या होता है, जो हमारे कृषि और पशुपालन का गठन होता है उसके होता है। और 49 आपको पता है, अनुच्छेद 50 से हमारा क्या होता है, जैसे जानते हैं राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। इसे 50 में आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या करना है, पृथक करना। इसीलिए इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा आपका डी, मतलब ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं और पढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित रखता है। देखिए फिर सवाल वही ऑप्शन फिर बदल गया, खाली पूछने का क्या हुआ है, इसका नज़रिया बदल के पूछ रहा संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। आपका अनुच्छेद 51 वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसमें भी आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, अनुच्छेद 51 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन आपका क्या है, ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए दोस्त देखते हैं अगला सवाल और पढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, 49, 50, 52 और 51 के ए। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 51 का ए, मतलब आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि 50 तो अनुच्छेद जान ही रहे हैं कि कार्यपालिका न्यायपालिका संबंधित है, 49 को पता है कि राष्ट्रीय स्मारकों से आपका संबंधित है। ठीक है, इसी तरह आपको देखते हुए इसमें ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, जो अनुच्छेद ए है इससे आपका क्या होता है, मौलिक कर्तव्यों के उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में किया गया, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल और पढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति की पद
ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पूर्ण निर्वाचन का पात्र है। यह व्याख्या देता है कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 56 से 57 तक कि अनुच्छेद 53 से 54 तक कि अनुच्छेद 58 से 59 तक, अनुच्छेद 65 से 66 तक। इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 56 से 57 तक आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब सही है। जो राष्ट्रपति के पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु यह पुनर्निर्वाचन का पात्र है, ये अनुच्छेद 56 से 57 बताया गया, इसलिए इसमें ऑप्शन हमारा ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्त चलिए दोस्त देखते हैं अगला सवाल और पढ़ते हैं और समझ लेते हैं। और दोस्त आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। जो हमारे भारत के प्रथम व्यक्ति होते जिसको कहते हैं राष्ट्रपति जी को कहते हैं, उन पे पूछ रहा है कि महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो हम बताएंगे अनुच्छेद क्या 52 से होता है, क्या अनुच्छेद 61 से होता है, क्या अनुच्छेद 57 से होता है, क्या अनुच्छेद 59 से होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब अनुच्छेद 61 से क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। इसलिए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या होता है, बी होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो अनुच्छेद जो 52 होता है, इसके थ्रू भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। जो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 60 जाने के क्या होगा, वह महाभियोग की प्रक्रिया होती है। और अनुच्छेद 57 से कहा गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका पूर्ण निर्वाचन की पात्रता बताया जाएगा। क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन की पात्रता को बताया जाएगा। और अनुच्छेद जो 59 होता है आपका, इससे ये संबंधित कार्य है कि जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है या उसके जो भत्ते होते हैं उनमें घटाने या बढ़ाने की क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। इसलिए आपका अनुच्छेद क्या होता है, 59 पर। हम इसमें क्वेश्चन कौन सा था कि महाभियोग लगाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर कब से होता है, तो आपका अनुच्छेद कितना 61 से होता है। इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपसे क्या है, सही है। चलो दोस्त देखते हैं अगला सवाल और पढ़ते हैं और समझते हैं। आपका अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। आपका ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 74 के तहत कि 76वां, आपका दिया है 78वां कि आपका 80वां। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, 74, मतलब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो इसमें क्या है, राष्ट्रपति क्या है, मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्य, इसलिए क्योंकि आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा 74वां। चलिए दोस्त ऑप्शन आप 74, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आइए दोस्त अगला सवाल देखते हैं और पढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। आपका अनुच्छेद दिया 78, अनुच्छेद दिया 80, अनुच्छेद दिया 81, अनुच्छेद दिया 74। इसका भी ऑप्शन आपका क्या, अनुच्छेद 74, मतलब आपका डी होता है। अनुच्छेद 74 की तरह संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति हमारे क्या हैं, बाध्य। इसलिए इसमें ऑप्शन भी आपका कौन सा हो जाएगा, डी, मतलब आपका चौथा ऑप्शन इसमें क्या है, सही, अनुच्छेद 74। आइए दोस्त अगला सवाल देखते हैं और पढ़ते हैं और बढ़िया तरह से इसको भी समझते हैं। आपका अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधित विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 105 में, कि अनुच्छेद 215 में, कि अनुच्छेद 109 में, कि अनुच्छेद 249 में। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाए सी, मतलब अनुच्छेद 109 में। देखिए संविधान का अनुच्छेद 109 धन विधेयक संबंधित विशेष प्रक्रिया का क्या करता है, उल्लेख करता है। परंतु धन विधेयक की परिभाषा जो पूछेगा वो कहाँ पर आपका है, अनुच्छेद 110 में। इसका ऑप्शन दो तरह से बनता है, परिभाषा पूछेगा तो अनुच्छेद 100 आपका 10 है, पर पूछेगा धन विधेयक विशेषता प्रक्रिया का वर्णन क्या है, विशेषता की प्रक्रिया का वर्णन क्या है, तो आपका अनुच्छेद क्या बताएंगे, 109। इसीलिए इसमें आपका क्या है, प्रक्रिया पूछा, इसलिए ऑप्शन इसमें आपका ए सही हो जा रहा है। और ए मतलब आपका सी 109 ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल और पढ़ते हैं और समझ लेते हैं।
आपका अगला सवाल है कि धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में, कि अनुच्छेद 111 में, कि अनुच्छेद 112 में, कि अनुच्छेद 113 में। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद आपका 110, मतलब ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 109 में हमारा क्या है, धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 10 में क्या किया गया, धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन किया गया है। इसलिए ऑप्शन इसमें यहाँ पे 110 है। जो पिछला सवाल था उसमें ऑप्शन 100 क्या था, 109 आपका अनुच्छेद था। इसलिए इसमें आपका क्या है 110, क्योंकि इसमें धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन किया गया है और पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आइए दोस्त अगला सवाल देखते हैं और बहुत अच्छे तरह से वो भी क्या करते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए मतलब आपका अनुच्छेद 110। आपका अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संरचना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 121। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में संविधान के उच्च न्यायालय की स्थापना का क्या किया, संरचना का वर्णन किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए मतलब अनुच्छेद 124। आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए मतलब सही हो जाएगा। आइए दोस्त देखते हैं अगला सवाल और पढ़ते हैं और समझते हैं। आपका अगला सवाल कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था दी गई। तदर्थ न्यायाधीशों की क्या दी गई है, व्यवस्था की दी गई है। आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 124 के, अनुच्छेद 125 के, अनुच्छेद 126 के, अनुच्छेद 127। आपका अनुच्छेद 127। आप जानते हैं कि इसमें जो तदर्थ न्यायाधीशों की संख्या का जो व्यवस्था दिया गया है भारतीय संविधान में, तो अनुच्छेद 127 क्या हो जाएगा जैसे में आप जानते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका सही 127। चलिए दोस्त देखते हैं अगला सवाल और पढ़ते हैं और समझते हैं। आपका अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति के नियंत्रण और तथा महालेखा परीक्षण नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है। क्या है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति के नियंत्रण तथा महालेख परीक्षक नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है। आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 147 के, अनुच्छेद 148 के, अनुच्छेद 149 के, अनुच्छेद 150। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी मतलब अनुच्छेद 148 के तहत क्या करें, नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण क्या है, नियुक्ति करता है। जो इसमें अनुच्छेद आपका इसमें ऑप्शन कौन सा बी हो जाएगा, ऑप्शन मतलब 148 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका 48 हो गया। अब जैसे में दिया है कि अनुच्छेद 149, तो अनुच्छेद 149 के तहत नियंत्रण महालेखा परीक्षण के कर्तव्य का शक्ति प्रदान है। आप पूछेगा अनुच्छेद 49 से क्या होता है, नियंत्रण महालेख परीक्षण का कर्तव्य का शक्ति प्रदान होता है। और आपका पूछे अनुच्छेद 150 से क्या होता है, संघ एवं राज्यों के लेखा का प्रारूप होता है। क्या है, संघ और राज्यों के लेखा का इसमें क्या किया गया है, प्रारूपों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 147 में क्या किया गया है, निर्वाचन संबंधित प्रावधान को रखा गया है। तो इसका ऑप्शन आप जान गए हैं कि जो क्वेश्चन के आधार से ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन अनुच्छेद 148। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं और पढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा युग्म क्या है, सही नहीं है। आइए इसके बारे में देखते हैं और समझते। दिया अनुच्छेद 153 का राज्यपाल की नियुक्ति करता है, क्या सही है। अगला देखते हैं, क्या अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकाल देखता है, ये भी देखते हैं सही है गलत है। अगला देखिए, अनुच्छेद 162 राज्य का महाधिवक्ता होता है, आपका डी है। अनुच्छेद 153 मुख्यमंत्री के दायित्व का वर्णन करता है। तो इस चारों ऑप्शन में आपका अनुच्छेद कौन सा है, ये आपका क्या है, सुमेलित है। मतलब अनुच्छेद क्या करता है, ये आपका सुमेलित है और अन्यथा कोई सुमेलित नहीं है, सही। तो अनुच्छेद 153 क्या करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। सिर्फ यही ऑप्शन सही है और ऑप्शन और सब क्या है आपका गलत है। आइए थोड़ा सा और अनुच्छेद के बारे में बता दें। अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल का होता है, नियुक्ति करता है, ये भी सही। अनुच्छेद 154 से होता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नहीं होती है, ये पूछेगा। अनुच्छेद 54 से क्या होता है, राज्य के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपाल में नहीं होती है। और आपका अनुच्छेद 155 से क्या होता है, आपका राज्यपाल की नियुक्ति होती है। जो 55 से पूछेगा तो राज्यपाल की क्या हो जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी। अनुच्छेद 156 पूछेगा कि राज्यपाल का क्या होता है, कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 162 क्या होता है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। अनुच्छेद 165 क्या होता है, राज्य का महाधिवक्ता होता है। और अनुच्छेद 167 क्या होता है, मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि वह राज्यों के कार्य के प्रशासन
संबंधित और विधान विषय प्रस्तावों संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित राज्यपाल को सुनिश्चित करता है। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका सिर्फ ए सही है और तीनों जो ऑप्शन आपका दिया वो क्या है, गलत है। इसमें पूछा क्या, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसलिए ऑप्शन अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल की क्या होती है, नियुक्ति होती है। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका ए सही है। आइए दोस्त अगला सवाल देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। आपका अगला सवाल है कि भारत के संविधान के किन अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता या सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान क्या होता है, मुख्यमंत्री होगा। ये वर्णन किया गया है। तो आपका अनुच्छेद दिया 160, अनुच्छेद 161 के अनुच्छेद 162 के अनुच्छेद 163। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 163, मतलब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी तरह क्या, भारत संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत अनुसार राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद क्या होगी जिसका प्रधान कौन होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है। इसलिए इसमें आपका ऑप्शन क्या सही है, डी मतलब 163 आपका सही है। आइए सवाल देखते हैं अगला और समझते हैं और पढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 162 की, अनुच्छेद 167 की, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 170 और 69। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 167, मतलब आपका बी सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में क्या होता है, मिलता है। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्त चलिए देखते हैं अगला सवाल और पढ़ते हैं और समझते हैं। आपका अगला सवाल है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 167 के, अनुच्छेद 168 के, अनुच्छेद 169 के, अनुच्छेद 170। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, मतलब अनुच्छेद 169 के तहत क्या होता है, राज्यों में विधान परिषद की समाप्ति एवं संरचना से क्या है, संबंधित है। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्त अगला सवाल पढ़ते हैं और समझते हैं और देखते हैं। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है। अनुच्छेद आपका दिया है 169, अनुच्छेद दिया है 200 और अनुच्छेद दिया 201, अनुच्छेद दिया 257। तो इसमें आपका ऑप्शन जो हो जाएगा अनुच्छेद 200 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो राज्यपाल की किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या कर सकता है, रख सकता है। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका बी मतलब अनुच्छेद क्या हो जाएगा 2। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। चलिए दोस्त देखते हैं अगला सवाल। आइए अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। आपका वही सवाल है पर थोड़ा सा क्या किया है, घुमा दिया है कि राज्यपाल जो कोई धन विधेयक जो पास हो जाता है उसको जो राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है, वही सवाल इसमें क्या किया है, घुमा दिया है। तो अभी हम आपको बताए हैं अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका इसका भी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से होता है। तो जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से होता है, 233 के कि 231 के कि 232 के कि 230 के। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए मतलब 233 के तहत जिला जज की नियुक्ति के संबंधों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इसीलिए इसमें भी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आइए दोस्त अगला सवाल देखते हैं और पढ़ते हैं। आइए इस वीडियो का अंतिम सवाल और लास्ट सवाल देखते हैं और पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंधित है। अनुच्छेद दिया है आपका 135 की, अनुच्छेद 248 की, अनुच्छेद 247 की, अनुच्छेद आपका दिया 245। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है 248, इसमें आपका क्या हो जाएगा, क्या दिया है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन किसमें दिया, उपबंधित किसमें, अनुच्छेद 248। इसीलिए इसमें भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या क्या है, सही है।
आपका इस वीडियो का ये लास्ट सवाल था और आपका वीडियो में कितना सवाल आपका सही हुआ है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं जब इस संविधान से अनुच्छेद का भाग जब तीसरा वीडियो लाऊंगा तो आपको तुरंत यहाँ क्या हो जाएगी, पहुँच जाएगी, आपको मिल जाएगा जब चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। और दोस्त आप वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।